सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूटिलिटी ऑफ ओडिशा वर्सेस धोबे शाहू एंड अदर्स सिविल अपील नंबर 9872 ऑफ 2013। इस केस में सेसु ओडिशा में इलेक्ट्रिसिटी बांटने वाला कंपनी है एक स्टेट एक्ट के अंदर। इस सेसु से जुड़े कई सारे रूल्स प्रोसीजर्स और कंपनीज बने। ऐसे बन के स्कीम भी बने जिसके अंदर सीईओ सीएफओ और सीओओ अपॉइंट होने थे। जिसको सीईओ बनाया था और पगार 22 लाख था उसने रिजाइन कर दिया और जो पहले चेयरमैन था किसी और एंटिटी में उसको सीईओ के पोस्ट पे बिठाया गया और इसको 70,000 महीने के मिलने थे। ये इंसान था सुप्रीम कोर्ट के आगे रिस्पोंडेंट नंबर 5। शाहू ने ओडिशा हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल किया कि रिस्पोंडेंट नंबर 5 को सीईओ नहीं बनाना चाहिए, कि सेसु एक गवर्नमेंट कंपनी है और रिटायर्ड लोगों को पुराने लोगों को नए मौके देने के लिए पब्लिक का पैसा फूका जा रहा है। कि रिस्पोंडेंट नंबर 5 का सीईओ बनना स्कीम के खिलाफ था और भी कई टर्म्स बताए जिनका ब्रीच हुआ था। कमीशन ने कहा कि ये सब गलत है और रिस्पोंडेंट नंबर 5 को सीईओ नहीं बनाया था, लेकिन टेम्परेरीली एड हॉक बेसिस पे उस पोस्ट पे बिठाया था जब तक कोई और मिल न जाए। कि रिस्पोंडेंट नंबर 5 काफी पढ़ा लिखा था और कोई भी रूल्स का ब्रीच नहीं हुआ है और पैसे भी कम मिल रहे थे रिस्पोंडेंट नंबर 5 को। सेसु और रिस्पोंडेंट नंबर 5 ने कहा कि पीआईएल मेंटेनेबल ही नहीं है और रिस्पोंडेंट नंबर 5 का अपॉइंटमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि रिस्पोंडेंट नंबर 5 का अपॉइंटमेंट कुछ गाइडलाइंस के खिलाफ हुआ है कि चेयरमैन जो सीईओ के भी ऊपर होता है उसे सीईओ के पोस्ट में नहीं बिठा सकते। कोऑरेंटो बैठा है इस केस में। हाईकोर्ट ने कमीशन का ऑर्डर परखा जिसके बेसिस पे रिस्पोंडेंट नंबर 5 को अपॉइंट किया गया था कि रिस्पोंडेंट नंबर 5 को जो पर्क्विजिट्स मिल रहे थे सीईओ के नाते और जो पैसे मिल रहे थे ये गैर कानूनी है, कि ये सब खर्चा रिस्पोंडेंट नंबर 5 से वसूला जाना चाहिए, कि और किसी को तुरंत 2 महीने के अंदर उस पोस्ट पे बिठाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे कारण देखे जिस वजह से हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर पास किया था, जो थे कि कमीशन ने गैरकानूनी तरीके से और मनमानी करके रिस्पोंडेंट नंबर 5 को सीईओ बनाया जब वो चेयरमैन था और पहले से सेसु के बोर्ड पे था। कि सारे क्लॉजेस पढ़ के पता चलता है कि चेयरमैन को सेसु का ध्यान रखना होगा और सीईओ चेयरमैन के कंट्रोल में होना चाहिए। टेम्परेरी रख सकते हैं किसी को सीईओ बना के, लेकिन चेयरमैन को नहीं, क्योंकि चेयरमैन को बोर्ड भी देखना होता है और ऐसा अपॉइंटमेंट स्कीम के क्लॉज 5 के खिलाफ है। कि चेयरमैन को सीईओ बनाने से सर्विस रेगुलेशंस भंग होते हैं। कि ऐसा है कि सीईओ चेयरमैन के कंट्रोल में आना चाहिए। दोनों एक ही इंसान होंगे तो वो अपनी ही गलती नहीं पकड़ पाएगा और ये नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो जाएगा। कमीशन ने सर्विस रेगुलेशंस के विपरीत जाके आदेश दिया है तो अब्यूज ऑफ पावर है। कि अपॉइंटमेंट सेसु के गाइडलाइंस के खिलाफ होने से रिस्पोंडेंट नंबर 5 पब्लिक ऑफिस का यूसर पर यानी हड़पने वाला है। सेसु के हिसाब से पीआईएल के अवतार में कोवारंटो नहीं दे सकते और पैसे की वसूली पीआईएल के स्कोप के बाहर है। कि इस केस में कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का उल्लंघन नहीं हुआ है तो कोवारंटो नहीं दे सकते। कि एक रेगुलेशन के एक हिसाब से इंसान दोनों पोस्ट में हो सकता है और भी बहुत कुछ कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने अलग जजमेंट को देखा जिसके हिसाब से कोवारंटो कोर्ट को मौका देती है ये पता करने कि क्या कोई इंसान किसी पब्लिक ऑफिस, फ्रेंचाइज या लिबर्टी में स्थापित है तो वो किस अधिकार से है उस पद पे। अगर पता चले कि ऐसे इंसान का कोई अधिकार नहीं है उस पद पे तो कोवारंटो देके उसको निकाल सकते हैं। मैंने तुमको बताया था कि हमारे डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ हैं। पहला है लेजिस्लेचर, यानी जो लोगों के द्वारा निवड़ के आते हैं जैसे लोकसभा और राज्य के विधानसभा होते हैं। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, यानी जो कार्यकारी है जैसे हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी, देश का प्रेसिडेंट वगैरह। तीसरा है जुडिशरी जो है कानून व्यवस्था और चौथा है प्रेस। बेसिकली कोवारंटो जुडिशरी के हाथ में एक साधन है एग्जीक्यूटिव को किसी गलत इंसान को कोई भी पद देने से रोकने के लिए। किसी गैर कानूनी तरीके से पद दिया तो वो भी रोक सकते हैं। उसी जजमेंट में कहा गया था कि किसी नागरिक को कोवारंटो मांगने से पहले कोर्ट को संतुष्ट करना होगा कि जिस ऑफिस यानी पद के बारे में वो बात कर रहा है वो एक पब्लिक ऑफिस है, और दूसरा कि वो पब्लिक ऑफिस उस हड़पने वाले ने हड़पा है और इससे एक जांच उठता है कि क्या उस हड़पने वाली की नियुक्ति कानून के हिसाब से हुई भी है या नहीं। एक अलग जजमेंट में कहा गया था कि कोर्ट को पहले ही मन बना लेना पड़ेगा कि क्या एक केस में सर्टियोररी या कोवारंटो देने के लायक है। कि कोवारंटो देने का जुरिस्डिक्शन सीमित है। कोवारंटो देते समय कोर्ट खाली घोषित करेगा उस पद पे बैठे इंसान को लेके, लेकिन उस पद के लिए बाकी लायक लोग या दूसरे कुछ बातें नहीं देखेगा, जैसे सर्टियोररी में देख सकते हैं। कि कोवारंटो सिर्फ तब दिया जाएगा जब अपॉइंटमेंट कानूनी रूल्स के खिलाफ हो। इस केस में कोर्ट ने कहा
कि को वारंटो के अंदर हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन सीमित यानी लिमिटेड है और सिर्फ तब दिया जाएगा जब उस पद के लिए जो सब क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी या योग्यताएं नहीं हो या अपॉइंटमेंट कानूनी रूल्स के खिलाफ हो। कोर्ट ने एक मुख्य बात कही कि लोकस स्टैंडाई का प्रश्न यहाँ नहीं उठना चाहिए। लोकस स्टैंडाई मतलब जो पिटीशन फाइल करता है उसका केस के विषय में क्या दिलचस्पी है। ज्यादातर सर्विस को लेके जो केसेस फाइल होते हैं उनमें लोकस स्टैंडाई का महत्व होता है, लेकिन को वारंटो में किसी को भी पिटीशन फाइल करने देना चाहिए। सोचो को वारंटो के लिए लोकस देखना पड़े तो इसका मतलब जो केस फाइल कर रहा है उसको उस पद में दिलचस्पी होनी चाहिए, मतलब वो भी एक दावेदार होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो को वारंटो में जो सीमा है कि सिर्फ अयोग्य इंसान को पद से हटाना है, उसके ऊपर जाके पेटिशनर का लायकी भी देखना पड़ेगा। मतलब पेटिशनर को छोड़ के अगर और कोई भी लायक हो तो वो छूट जाएगा क्योंकि उसने केस नहीं किया। कि को वारंटो के लिए एक और बात देखना पड़ेगा कि को वारंटो के पेटिशन फाइल होने में डिले की बात नहीं परखनी चाहिए। ऐसा है क्योंकि अगर पेटिशन में दम है तो अयोग्य इंसान को कभी भी उठा सकते हैं पद से। कुछ जजमेंट्स पेश हुए जिनके हिसाब से सर्विस मैटर को जो ट्रिब्यूनल के पास है वहां पीआईएल नहीं फाइल कर सकते, सिर्फ को वारंटो के लिए फाइल किया जा सकता है कोर्ट के आगे। और कोर्ट ने पीआईएल क्या होता है इसके बारे में लिखा और इन जजमेंट्स को भी पढ़ा। एक जजमेंट जिसमें पीआईएल के लिए कुछ इवोल्यूशन बताए गए वो भी लिखा। इस केस में कोर्ट का कहना था कि पीआईएल पहले एक साधन था अति गरीब और पिछड़े लोगों के लिए न्याय मांगने का आर्टिकल 21 के अंदर के अधिकारों के संरक्षण के लिए। इसके बाद काफी लोगों ने पीआईएल का गैरफायदा उठाया अपने फायदे के लिए, कि कुछ लोग फिक्सर बन के भी पीआईएल फाइल करते हैं। फिर कोर्ट गया इस केस में अप्लाई होते कानूनों को देखा कि सीईओ के अपॉइंटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट और कुछ प्रोसीजर्स है, कि रिस्पोंडेंट नंबर 5 का अपॉइंटमेंट इन सबको फॉलो करके नहीं हुआ, कि वो सिटिंग चेयरमैन था सीईएसयू का, कि एक स्कीम के हिसाब से सीईओ और कोई पद पे नहीं होना चाहिए। एक अलग स्कीम के हिसाब से सीईओ और चेयरमैन एक इंसान हो सकता है। कोर्ट ने कुछ पुराने एडवर्टाइजमेंट्स और पॉलिसीज देखे और परखा कि क्या चेयरमैन और सीईओ के पद पे एक ही इंसान का होना को वारंटो के अंदर आता भी है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि जब को वारंटो फाइल होता है तब पेटिशनर को दिखाना पड़ेगा कि जिस पद को लेके पेटिशन फाइल हुआ है वो एक पब्लिक ऑफिस है, कि उस पद पे एक अयोग्य कब्जा करने वाले को बिठाया है, कि वो बिना कानूनी अधिकार के वहाँ बैठा है। कोर्ट का दायित्व बनता है ये देखना कि क्या नियुक्ति कानूनी रूल्स के हिसाब से है या फिर उसके खिलाफ है। उस संस्थान के प्रामाणिकता का प्रश्न भी देखना होगा जब नियुक्ति न्यायिक और प्रामाणिक तरीके से हुई है। कि इस केस में कोर्ट को लगा कि हाईकोर्ट ने ऐसे ही नहीं परखा है मैटर को। हाईकोर्ट ने कमीशन, सेसु चेयरमैन का सीईओ पे नियंत्रण, अपॉइंटमेंट का पद्धत, ये सब देखा कि ये सब को वारंटो के लिए नहीं देखना है, कि सिर्फ ये देखना है कि क्या कमीशन को अधिकार था कोई ऐसा टेम्परेरी अरेंजमेंट करने का और क्या रिस्पोंडेंट नंबर 5 उसमें फिट बैठता है। फिर कोर्ट ने एक्ट को पढ़ा और वापस हाईकोर्ट के ऑर्डर को पढ़ा। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने सेसु के काम करने के पद्धत में घुस गया और ये नहीं देखा कि क्या रिस्पोंडेंट नंबर 5 की लायकी भी थी क्या, कि बोर्ड चेयरमैन के भी ऊपर है, तो ये बात कि चेयरमैन और सीईओ एक ही आदमी होगा तो कुछ भी करेगा ये सही नहीं है, कि चेयरमैन बन के भी उसको कोई पगार नहीं मिल रहा था। कोर्ट ने कहा कि जो पगार जैसे दे रहे थे वो असल में पगार ही नहीं था, ऑनरेरियम था, तो रिस्पोंडेंट नंबर 5 को दो पगार नहीं मिल रहे थे, कि चेयरमैन को सीईओ नहीं बना सकते। ये हाईकोर्ट का मानना भी गलत है जैसे कोर्ट ने पहले ही कहा। और वसूली का प्रश्न तो उठता ही नहीं है को वारंटो के अंदर। ऐसा वसूली बिना पगार काम करने वाले जैसा होगा। झूठ बोल के काम मिलना तो अलग ही बात है। ऐसे अपील्स अलाउ हुए। याद रहे इस जजमेंट में बेसिक प्रिंसिपल्स तो आउटलाइन हो गए को वारंटो के लिए। ये रिपोर्टेबल जजमेंट है, लेकिन तथ्य बहुत नाजुक लगते हैं को वारंटो के केसेस में, जैसे कैसा ऑफिस या पद है, क्या योग्यता है, क्या कमी रह गई और ये सब कितना इम्पोर्टेंट है वगैरह। तो हर केस को अपने तथ्य पे ही देखना पड़ेगा।